हेलो दोस्तों, आपने ये तो जरूर सोचा होगा कि इंडिया काफी बड़ी देश है, तो इंडिया में बहुत सारे लैंड भी होंगे। तो इन लैंड को सबसे ज्यादा कौन ओन करता है, मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में जो सबसे ज्यादा लैंड ओन करने वाली चीज है ना, वो है गवर्नमेंट। पर मैं यहाँ पे एक सरकार की बात नहीं करने वाला हूँ। तो जो सरकार के बाद है ना, वो सबसे ज्यादा लैंड ओन करने वाली चीज है चर्च। तो इंडिया में एक सरकार के बाद जो लैंड सबसे ज्यादा ओन करती है ना, वो एक चर्च है। मतलब कि एक चर्च नहीं, जितने सारे चर्च है ना, वो सबसे ज्यादा लैंड ओन करती है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग यही जानोगे कि चर्चेज इंडिया में ज्यादातर लैंड क्यों ओन करते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, पूरी बात समझ लेना अच्छे से। तो हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 174 चर्च आते हैं हमारे इंडिया में, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया। ये कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये थॉमस द अपोस्टल ने फाउंड किया था 1400 में, एंड उस टाइम इंडिया पोर्टुगीज के अंडर में था। आज के टाइम में चर्च इंडिया में कई लाख करोड़ रुपए की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड रखे हुए हैं। मतलब कि जिस लैंड पर एग्रीकल्चर नहीं होती है, वैसी लैंड इनके पास काफ़ी है, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, चर्च लैंड के मामले में गवर्नमेंट के बाद है। मतलब कि सेकंड पोजीशन पे है लैंड ओन करने में। तो थर्ड नंबर पे कौन है पता है? तो थर्ड नंबर पे DLF है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये DLF क्या है, तो रुको मैं बताता हूँ। DLF का फुल फॉर्म होता है डेली लैंड एंड फाइनेंस। तो ये एक कॉमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है, और इस DLF को चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने फाउंड किया था 1946 में। DLF के कुछ डेवलप्ड रेसिडेंशियल कॉलोनीज भी है, जैसे कि राजौरी गार्डन, कृष्णा नगर, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, हौज खास। तो अगर आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए DLF की, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से हट के हम वापस आते हैं चर्च की ओर। अगर आप ये देखोगे कि क्रिश्चियंस का जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, वो टोटल पॉपुलेशन का 2.3% है। तो इतने कम पॉपुलेशन के बाद भी चर्च इतना बड़ा ज़मींदार कैसे है हमारे इंडिया में? मतलब कि चर्च के पास इतनी सारी ज़मीनें कहाँ से आई? तो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो हमेशा की तरह इस चीज़ में भी अंग्रेज़ों का हाथ था। तो आप में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि इसमें अंग्रेज़ों का क्या हाथ था, इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया। अब तो थोड़ा वेट करो, मैं सब बता रहा हूँ। 1927 में ब्रिटिश ने यहाँ इंडिया में एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, इंडियन चर्च एक्ट। इस एक्ट का क्या काम था ये भी जान लो। इस एक्ट का एकदम सिंपल सा काम था, जितने भी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी ना, वो चर्च के हाथों दे दी जाती थी। और उनका ये पर्पस था ना कि दूसरे लोगों को भी उनके रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहिए। अब आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स तो अब है नहीं यहाँ पे, तो ये एक्ट हटी गई होगी। तो मेरी बात अच्छे से सुन लो। 1948 में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं थे, यहाँ से चले गए थे, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस एक्ट यानी इंडियन चर्च एक्ट को हटा दी थी। पर कुछ गड़बड़ी के कारण ये एक्ट हटने की जो नोटिस है ना, वो पूरे लोकल गवर्नमेंट पास नहीं पहुंच पाई। तो उनके पास इस चीज़ के कारण भी लैंड मिलते रहे थे। फिर काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए गए थे कि जो लैंड उन्हें दिए गए थे उनसे वो वापस कैसे लिया जाए, पर काफ़ी ज़्यादा हैवी सिस्टम के कारण वो लैंड वापस नहीं मिले। अब ये ज़्यादातर इसलिए हुआ करता था ना, क्योंकि चर्च एक राज्य के अंदर एक राज्य की तरह था। मतलब कि एक स्टेट के अंदर एक स्टेट की तरह काम करता था। और अब चर्च के किसी भी मामले में लीगली रूप से हमारी गवर्नमेंट कोई भी तरह का टांग नहीं लड़ा सकती है। मतलब कि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। और क्या आपको पता है, जो चर्च का एनुअल टर्नओवर है ना, वो हमारे इंडियन नेवी के भी टर्नओवर से ज़्यादा है। तो ये थी कुछ रीजंस कि क्यों इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड ओन करते हैं चर्च। और आपको क्या लगता है, जो उनके पास लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना।